इंसाफ, इंसानियत और इज़्ज़त नफ्स, ये वो पार्टी मैंडेट है जो इमरान खान 12 साल से सपोर्ट करते आए हैं, आज भी सपोर्ट करें। मगर नाजरीन, सवाल ये उठता है कि 2006 में जब हदूद ऑर्डिनेंस को रिपील तो मैं नहीं कहूँगी मगर अमेंड किया जा रहा था और विमेन प्रोटेक्शन बिल लाया जा रहा था, तो तब हमें इमरान खान इसे फुली एम्ब्रेस करते नज़र क्यों नहीं आए? क्या कहेंगे आप? इसलिए कि वुमेंस प्रोटेक्शन बिल एक बहुत बड़ा धोखा था। जो इन्होंने कहा कि हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर इन्होंने तरमीम की है, वो वुमेंस प्रोटेक्शन बिल लाने का सिर्फ मकसद एक ये था कि ऑपोजिशन स्प्लिट हो जाए। नवाब अकबर बुख्ती के कत्ल के बाद और शहादत के बाद, मैं तो शहादत कहूँगा, सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो गई थी। इन्होंने जैसी ऑपोजिशन इकट्ठी हुई, वुमेंस प्रोटेक्शन बिल लाया, MMA एक तरफ चली गई और वो अब हमें शायद बाय डिज़ाइन ही किया हो, क्योंकि मौलाना साहब फजल रहमान हेड कर रहे थे, वो एक तरफ चले गए और पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ चली गई। एक औरतों के डिफेंस पे चली गई और एक इस बिल के ख़िलाफ़ चला गया। हाँ, PMLN, नून और तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें डिवाइड करने के लिए किया जा रहा है। जब अगले साल इलेक्शन होंगी और जब जेन्युइन डेमोक्रेसी आएगी, उसमें इस इशू को उठाया जाए। तहरीक इंसाफ का तो मौक़िफ़ ये है कि सारा हदूद बिल को स्क्रैप किया जाए। हमारा ये फिर मौक़िफ़ है। एक बात पूछूं, अगेन कता कलामी माजरत चाहती हूँ, मगर आपने पहले कहा कि इंसान को खुद गर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो आप ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के पॉलिटिक्स थे और इंटरनल पॉलिटिक्स के जिसकी वजह से विमेन प्रोटेक्शन बिल आया, जिधर आप क्रिटिसिज्म की बात करते हो तो फिर ये भी कहा जाता है कि हमारे चीफ जस्टिस के सुओ मोटो एक्शंस की वजह से एक थ्रेटनिंग फीलिंग हुई परवेज़ मुशर्रफ को, तो फिर ये आ गया विमेन प्रोटेक्शन बिल। दैट बीइंग सेड, आप डिनाई कर सकते हैं कि दिस वाज स्टिल एक छोटा कदम सही, मगर एक सही डायरेक्शन में सही छोटा कदम था। देखिए, तो आपको भी इन चीज़ों से राइज अप करके इसको फुली एम्ब्रेस नहीं करना चाहिए था फॉर द मैसेज ऑफ दोज वुमेन आउट देयर? देखिए, मेरी एक बात सुने, मैसेज नहीं थी, ये बड़ी कम औरतें इसमें इफेक्ट होती हैं। और मैं आपको ये बता दूं, क्या बात कर रहे हैं, हमारे जेल भरे हुए हैं खवातीन से हदूद ऑर्डिनेंस की वजह से। अब तो खैर भरे नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसमें तो जो उन्होंने अब प्रोसीजर बनाई है उसमें तो अब औरतों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए हदूद में। टोटल जो औरतें इफेक्ट हुई हैं इसके अंदर, वो जो फिगर दी गई थी असेंबली के अंदर, वो चंद हज़ार औरतें थी 20 सालों में, जो हदूद ऑर्डिनेंस और हदूद ऑर्डिनेंस में एक औरत भी अभी तक कन्विक्ट नहीं हुई। हमारी ये पोजीशन है कि सारा हदूद ऑर्डिनेंस स्क्रैप होना चाहिए। मिलिट्री डिक्टेटर ने बनाया था, उसके बाद ये बिल्कुल एक नई डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट के सामने रखा जाए। वो पर्टिकुलर वुमेंस प्रोटेक्शन बिल के लिए हमसे इसलिए हम इसके ख़िलाफ़ गए थे, हम समझते थे कि ज़रूरी था सारी ऑपोजिशन इकट्ठी रहे एक मिलिट्री डिक्टेटर के ख़िलाफ़। उसने ये बिल सिर्फ लेके आया था ऑपोजिशन को स्प्लिट करने के लिए, जो उसने कर दी। हमारी ऑपोजिशन स्प्लिट हो गई और उसको और ताकत मिल गई। और अगर लॉयर्स मूवमेंट ना आती तो डिक्टेटर अभी भी बैठा रहना था। मेरी बात सुनने पहले, डिक्टेटर ने अभी भी बैठा रहना था। तो एक इंसान के खिलाफ खड़े होना ज़्यादा ज़रूरी था देन उन सारी ख़वातीन पाकिस्तान की को तहफ़्फ़ुज़ फरहम करना जो हदूद ऑर्डिनेंस की वजह से जेलों में गई। और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ कि ऑल यानी कि यार ये दिस इज़ जस्ट अमेंडमेंट्स, दिस इज़ नॉट रिपीलिंग द हदूद ऑर्डिनेंस, मगर ऑल और नथिंग स्टांस रखना क्या ये सही है? देखिए, हमारा स्टांस बिल्कुल ठीक था, और वो इसलिए था कि ये जो औरतों के ख़िलाफ़ भी डिस्क्रिमिनेशन है, ये ओवरऑल इंसानों के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन का बीच में आता है। असल में आपको पीस मील चेंजेस से मुल्क में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त आपके जेलों के अंदर 1,40,000 जेली कैदी है। DIG जेल्स ने सेमिनार में कहा है कि इनमें से कम 60% बेकसूर लोग हैं जेलों में। यानी कि आप वो 2-3 हज़ार औरतों की बात कर रहे हैं जो इस वक्त 80,000 जेलों के अंदर लोग गल सड़ रहे हैं। ये DIG जेल्स कह रहा है कि ये अगर इनको कोई इंसाफ मिले तो यह जेलों में ना हो। हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का मसला है, वो अगर जेन्युइन डेमोक्रेसी इसलिए नहीं आई, अदालतें आज़ाद नहीं हुई। अदालतें आज़ाद होंगी तो वो प्रोटेक्ट करेंगी जो रियासत दहशत गर्दी करती है इंसानों के ख़िलाफ़। अब ये जो इस वक्त पिसा जो जा रहा है, वो सारा कमज़ोर तबका है। ये हदूद में भी कमज़ोर तबके, निचले तबके की औरतें पिस रही हैं। आपकी मुझे बताएं, कोई आज की सोसाइटी की औरत आज तक कभी जेल गई है? हदूद में नहीं गई। सिर्फ गरीब तबके में, निचले तबके की, वो फिर भी औरतें फंसेंगी, उनको चोरी में फंसा देंगे। वो निचला तबका आज मारा जा रहा है। इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डिनेंस बनाएं, ये भी वुमेंस प्रोटेक्शन बिल भी उसका हिस्सा हो।
लेकिन ओवरऑल इंसानों को, बच्चों को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? जेलों में बच्चे पड़े हुए हैं। मुझे बताइए कि अब माइकल मुलिन इधर आए हुए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, हिज फर्स्ट फॉरेन विजिट टू अ कंट्री, और पाकिस्तान आए जनरल कियानी से मिलने। मेरा आपसे सवाल ये उठता है कि इस विज़िट को मद्देनज़र रखते हुए, इस मीटिंग को मद्देनज़र रखते हुए, आपको लगता है कि कोई डाइवर्जेंस या एक डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट आएगा या कोई इख्तलाफ पैदा होगा हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी गवर्नमेंट और हमारी आर्मी के बीच में? देखिए, जो अमेरिका पाकिस्तान से करवा रहा है और कर रहा है, ये दुनिया के अंदर कोई सॉवरन मुल्क टॉलरेट नहीं कर सकता। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो बौने हैं। ये सही बौने नाम ठीक है, सियासी बौने इसलिए हैं कि इनको अपनी कुर्सियां बचाने के लिए इन्होंने अपने शहरी मरवा रहे हैं और रेडिकलाइज करवा रहे हैं सोसाइटी को। ये जो तालिबानाइजेशन हो रही है, ये क्या है? इसमें कोई शक नहीं कि इनिशली जहादी भी फोर्सेस हैं, इसमें कोई शक नहीं कि एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, लेकिन जो अक्सरियत अब इस तरफ जा रही है वो उन लोगों की है जो रिएक्ट कर रहे हैं। जिनके लोग मरे हैं उनका कोई कसूर नहीं है, ये किधर जाएंगे बदला लेने के लिए? अदालत में तो ये जा नहीं सकते। पाकिस्तान की अदालतें तो जो हैं वो आप सब जानते हैं, ये आखिर में बंदूक उठाएंगे बदला लेने के लिए, ये तालिबान के साथ जाएंगे। हम अपने माशरे को रेडिकलाइज कर रहे हैं, और अगर हमने इस पॉलिसी को चेंज ना किया, अमेरिका की जंग लड़ते हुए, जिसको हमने अपनी जंग झूठ बोल के बना लिया है, हमारी जंग अगर होती तो 2004 से पहले भी ये चीज़ें हो रही होती। हम अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले हैं। हम अपने मुल्क में रेडिकलाइजेशन जो बिल्कुल मुख्तलिफ है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म से। रेडिकलाइजेशन तो ये है, अब मेरा बच्चा मर जाए तो मैं रेडिकल बन गया हूँ, मैं रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं हूँ। उन सबको रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट बना दिया इन्होंने, और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें हमारे दुश्मन पूरा हाथ प्ले कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हमारे शहरी और हमारी फ़ौज आपस में लड़ें, वो पूरा भी इसमें उनका हाथ है। हम अपने मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं, इसलिए इनको स्टैंड लेना चाहिए। इनको बड़े वाज़े तरीके से कहना चाहिए कि अगर अमेरिका ने कोई हमारे मुल्क में आके बमबारी की, हम बिल्कुल पुल आउट कर जाएंगे इस वॉर ऑन टेरर से, और हम सारी लॉजिस्टिकल सपोर्ट ख़त्म कर देंगे। जनरल कियानी साहब ये कह चुके हैं। राइट नाउ जरदारी साहब इज स्टिल trying to enhance his relationship with America right now as a president, and America भी is kind of now softening towards him। मगर जिधर आर्मी जनरल ने ये कह दिया है और जरदारी साहब की ये पोजीशन है, और साथ मुलन साहब इधर पाकिस्तान आए हुए हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, आसिफ जरदारी अमेरिकनों की इजाज़त के बगैर नहीं आए प्रेसिडेंट। ये गलत फहमी में किसी को पड़ना नहीं चाहिए। जनरल मुशर्रफ को उन्होंने तब छोड़ा जब आसिफ जरदारी उनको कन्विंस कर बैठे कि मैं आपकी खिदमत मुशर्रफ से बेहतर कर लूँगा, इसलिए उन्होंने उनको ऊपर बनने की इजाज़त दी है। नहीं तो अमेरिका के नो ऑब्जेक्शन सेटअप के बगैर ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे। मुशर्रफ साहब तो एंड तक समझ रहे थे कि वो बन रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि अमेरिका ने एक तारीख है उनकी, डिक्टेटर्स को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके वो फेंक देते हैं। अब आसिफ जरदारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकनों को बताने के लिए कि मैं वो काम कर सकता हूँ जो मुशर्रफ भी नहीं कर सका, जिसकी वजह से बजौड़ से 5 लाख लोग बेघर हुए हैं। मुझे बताएं कि जिसमें पाकिस्तान की 9/11 की दहशत गर्दी में हमारा ना कोई हाथ, ना हम 3 में ना 13 में, जो पाकिस्तानी शहरी और लोग मर रहे हैं और हमारे फ़ौजी मर रहे हैं, ये सिर्फ ये हमें जनरल मुशर्रफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और अब आसिफ जरदारी उनकी जगह ले बैठे हैं। हमें इस वक्त ज़रूरी ये है, इनको पाकिस्तानी कौम को बड़ा स्ट्रॉन्गली खड़े होकर कहना कि अगर हम ये इजाज़त देंगे अमेरिकों को करने की, और जो हमारी फ़ौज अपने शहरियों से कर रही है, ये पाकिस्तान के एंड में मुस्तकबिल अंधेरे में है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ये नहीं कि रेडिकलाइज हो रहा है, हमारा माशी कोलैप्स हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, अब एक जो कांस्टेंट क्रिटिसिज्म आपके अगेंस्ट होता चला जाता है वो है एक हिपोक्रेसी का और अपॉर्चुनिज्म का, और आपने, इट वाज वेरी ग्रेट ऑफ यू एक्चुअली, वेरी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई विल से दैट कि ये मानना कि गलती क्या थी, चाहे 12 साल में आप कहते हैं एक ही गलती हुई कि मुशर्रफ को 99 में भी सपोर्ट किया, मगर दैट बीइंग सेड हम नॉन पॉलिटिकल साइड पे आ जाते हैं। अगर मोर ऑफ ऑन अ पर्सनल नोट कि अगर हम ह्यूमर्स को भी देखें तो आपके जो करीबी ताल्लुकात रहे हैं ख़वातीन से, चाहे वो गर्लफ्रेंड्स हों या चाहे हम एक बीवी को ही ले लें, आपने हमेशा बैरून मुल्क की ख़वातीन को तरजीह दी और प्रेफर किया है। तो मेरा ये सवाल है कि एक पाकिस्तानी खातून क्यों नहीं? क्या मतलब पाकिस्तानी खातून क्यों नहीं? हमारी औरतों में कोई कमी है, कोई मेंटालिटी इशू है, खूबसूरत नहीं है? हमेशा क्यों ह्यूमर्स भी पहले तो बैरून मुल्क की औरतों के साथ शादी भी की तो फॉरेनर के साथ, व्हाई नॉट एवर अ पाकिस्तानी वुमन? एक्चुअली हमेशा करना मैं पाकिस्तानी औरत से शादी चाहता था, लेकिन वो मेरी उम्र उस वक्त ये हो चुकी थी कि मैं ना अब अरेंज मैरिज के लिए रहा, अब वालदा, और खैर वालदा तो तब मेरी थी नहीं,
तो मेरी फैमिली की चॉइस पे अब उनके ऊपर तो मैं डिपेंड नहीं, क्योंकि मेरी उम्र इतनी हो गई थी, 40 साल का तो हो गया था। और मुझे उस वक़्त जो औरत मिली वो पाकिस्तानी नहीं थी। तो जब मैंने फ़ैसला किया शादी का, क्रिकेट के अंदर तो मैंने कभी सोचा ही नहीं शादी का, मैंने हमेशा सोचा क्रिकेट छोड़ के शादी करूँगा। तो जब वो टाइम आया तो जो औरत सामने थी वो पाकिस्तानी नहीं थी। इस्लाम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है, तो अब इस उम्र में आर यू गोइंग टू एवर कंसिडर दैट? देखिए, मैं अब शादी की, अब क्या करें, कोशिश की, अगर कामयाब नहीं हुई, और मैं समझता हूँ मैंने बाकियों से ज़्यादा ही कोशिश की। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आदमी जब शादी तब करता है जब इंसान ये समझता है कि मैं शादी से इंसाफ कर सकता हूँ। ये नहीं कि शादी करके बीवी को बेचारी घर छोड़ के आदमी इधर उधर भागे। और एक्चुअली मेरी शादी के ऊपर इस पर फ़र्क भी पड़ा, पॉलिटिकल लाइफ के बड़ी एक अपनी मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से वो फैमिली टाइम नहीं दे सका। तो अब शादी करूँगा अगर मैं समझूँ मैं शादी से इंसाफ कर सकता हूँ। आज हमें ऐसे कौन से इकदाम लेने होंगे कि हम अपने नौजवानों में, अपनी जवान पौध के अंदर वही जज्बा, वही वतन अजीज़ के लिए प्यार और वही एक नेशनल प्राइड वापस इनकलकेट कर पाएँ? देखिए, नौजवानों के अंदर इस वक्त एक पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि एक एहसास है कि हमें कुछ करना चाहिए, ऐसे चलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान डिज़र्व्स बेटर, पाकिस्तान में ज़्यादा पोटेंशियल है। हम ये जो ग़ुलामी कर रहे हैं, जो इज़्ज़त नफ्स हमारी कि किसी और की खातर अपनी फ़ौज अपने शहरियों को मार रही है। सुहार्तो इंडोनेशिया का डिक्टेटर 30 साल से था, नौजवानों ने उसको निकाला। ये पाकिस्तान मूवमेंट में नौजवान थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ नौजवान थे। अब ये जो सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हुई थी अमेरिका में, कैंपसेस में शुरू हुई थी। आज भी नौजवानों को प्रोएक्टिव होना चाहिए, पॉलिटिकल होना चाहिए, पॉलिटिसाइज होना चाहिए। आखिरी सवाल है, मैं ये कहना गलत नहीं समझूंगी कि यू आर अ पर्सन हु एज़ वी लाइक टू कॉल एनलाइटेंड मॉडरेट, ठीक है, यानी कि अपनी तहजीब, अपना दीन, अपनी रियासत सबको अपने साथ पकड़ के रखो, एट द सेम टाइम बी मॉडर्न और आगे बढ़ने की कोशिश करो। दैट बीइंग सेड, हमारी कौम को तो इसी की अभी ज़रूरत है, तो आपकी नज़र में अभी तक आप सियासी तौर पर ऊपर क्यों नहीं आ पाए फॉरफ्रंट पे? नहीं, सियासी तौर पे तो इंशाल्लाह इस इलेक्शन में हम लड़ते, हमने अच्छा करना था। हम अपने उसूलों की वजह से नहीं लड़े, क्योंकि हम चीफ जस्टिस के साथ खड़े थे और जजेस के साथ खड़े थे जिन्होंने, और लॉयर्स के साथ खड़े थे जिन्होंने पिछले 12 साल की बात कर रही हूँ। खैर, पहले तो पार्टी 5 महीने की थी पहली इलेक्शन में, दूसरी इलेक्शन 2002 में अभी पार्टी अभी भी यंग थी और हम वाहिद पार्टी थी जो मुशर्रफ से अलहदा हुए, तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये पहली इलेक्शन हमने तैयारी से लड़नी थी और हमने अच्छी परफॉर्मेंस देनी थी। इंशाल्लाह जब भी अगली इलेक्शन आएगी आप देखेंगे कि ये अब वो पार्टी है जो कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में सबसे तेज़ी से उठ रही है और जो तब्दीली की पार्टी है जिसमें नौजवान सबसे तेज़ी से आ रहे हैं। उम्मीद पे ज़िंदगी कायम है। थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू एंड दैट वाज इमरान खान फॉर यू एंड दिस इज़ मेहर बुखारी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू ऑल इन माय स्टूडियोज। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।